अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मीज़ल्स के बारे में। आप सबने मीज़ल्स का नाम तो सुना ही होगा। मीज़ल्स जो है उसको उर्दू में खसरा कहते हैं, इंग्लिश में रूबियोला कहते हैं और ये बेसिकली एक रैश होता है बज़ाहिर जो और एक वायरस की वज़ह से ये होता है। ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है, एक से दूसरे को जल्दी से लग जाता है। एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है यानी कि खांसी या छींक से हवा में इसके पार्टिकल स्प्रेड हो जाते हैं और जो भी उनके साथ उनका इनकाउंटर होता है उनको इनहेल करते हैं तो वो उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। ये एनवायरनमेंट में तकरीबन 2 घंटे तक रहता है ये वायरस। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग अक्सर सुनने में आता है कि एक एपिडेमिक की शक्ल इख्तियार करते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, वर्क प्लेसेस में। ज़्यादातर जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 टू 14 डेज़ तकरीबन। इंक्यूबेशन पीरियड से मुराद ये है जनरली कोई भी वायरल डिज़ीज़ हो, उसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये है कि जब आपकी इन्फेक्शन हो गई है वायरस से, उस इन्फेक्शन के टाइम से लेकर सिम्पटम्स के आने के टाइम के दरमियान का ये जो फ़ेज़ होता है ना जिसमें बज़ाहिर कोई अलामत नहीं होती बीमारी की, उसको कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है? क्योंकि इस टाइम पे वायरस बॉडी में जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है। तो मीज़ल्स के केस में ये तकरीबन 1 से 2 हफ़्ते का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। पुराने वक़्तों में मीज़ल्स एक बहुत फ़ियर्ड बीमारी थी, कभी-कभी फ़ेटल भी साबित होती थी। लेकिन अब क्योंकि बहुत ही ब्रॉडली इसकी इम्यूनाइज़ेशन वर्ल्ड में पूरी हो रही है, तो अब एज़ सच डेथ्स तो नहीं सुनने में आता कि मीज़ल्स से होते हैं, लेकिन इट इज़ स्टिल वेरी कॉमन। मीज़ल्स जो है वो 4 डेज़ बिफ़ोर एंड 4 डेज़ आफ्टर रैश बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। तो सिम्पटम्स क्या हैं? ऑब्वियसली मैंने आपको ये तो बताया है कि इसमें रैश होता है, लेकिन उसके अलावा और भी सिम्पटम्स होते हैं। बीमारी का आगाज़ जनरली एक हाई फ़ीवर के साथ होता है। 102, 103 इस तरह का बुखार होता है और साथ बुखार के साथ एसोसिएटेड कुछ सिम्पटम्स होते हैं। कभी-कभी हल्का-फुल्का गला ख़राब, खाँसी, आँख थोड़ी-सी लाल-लाल नज़र आती है। और फिर रैश आना शुरू होता है। अब रैश जो है ना शुरू में हल्का होता है और आहिस्ता-आहिस्ता ज़्यादा नुमायाँ होना शुरू हो जाता है। जनरली यही देखा गया है कि कान की बैक साइड से रैश आना शुरू होता है और इवेंचुअली पूरी बॉडी में फैल जाता है, चेहरा, चेस्ट, बैक वगैरह। और जैसे कि मैंने कहा कि इंक्यूबेशन पीरियड जब गुज़र जाता है तो इन्फेक्शन के 10th या 14th डे के ऊपर सिम्पटम आने शुरू होते हैं। मुँह के अंदर एक चीज़ होती है उसको कहते हैं कोपलेक स्पॉट। ये भी इसमें देखे जाते हैं। ये छोटे-छोटे सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं, जो आपकी चीक्स हैं उसकी इनर साइड अगर आप माउथ से देखें, वहाँ पे इस तरह के ये स्पॉट्स भी होते हैं। ये रैश तकरीबन 5 दिन या हफ़्ता रहता है। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता फ़ेड होना शुरू हो जाता है और फिर डिसअपीयर हो जाता है। ये चिकन पॉक्स की तरह नहीं है कि एज़ सच कोई निशान छोड़े। ये मतलब लाइट सा ही रैश होता है और उसके बाद ये डिसअपीयर हो जाता है। इसके साथ ज़ाहिर है क्योंकि ये वायरल इलनेस है, कुछ बुखार के भी असरात हैं, तो जिस्म बहुत टूटता है, बहुत ज़्यादा थकावट होती है। रिस्क फैक्टर्स किन लोगों को मीज़ल्स होने का चांस ज़्यादा है? वो लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई ऑब्वियसली उनमें रिस्क ज़्यादा है। फिर विटामिन ए डेफ़िशिएंसी का देखा गया है कि जिनमें डेफ़िशिएंसी होती है, उन लोगों में भी मीज़ल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने का रिस्क ज़्यादा होता है। फिर इस तरह अगर आप किसी ऐसी जगह पे ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे उसका एपिडेमिक फैला हुआ है, तब भी आपका रिस्क ज़्यादा है। कॉज़ जैसे कि मैंने आपको बताया वायरस की वज़ह से है। अब इसके बारे में कुछ पॉपुलर मिथ्स हैं, उनके बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। तो एक तो ये कॉमन नोशन है कि सिर्फ़ बच्चों को मीज़ल्स होते हैं, दैट्स नॉट ट्रू, बड़ों को भी हो सकते हैं। फिर इसके अलावा एवरीवन शुड गेट द मीज़ल्स वैक्सीन, अगेन नो। वो इसलिए क्योंकि मीज़ल्स की वैक्सीन जो होती है वैक्सीन्स की उस टाइप में से है जिसको लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन कहते हैं और ये हर पर्सन के लिए सूटेबल नहीं होती, जैसे कि प्रेग्नेंट औरतें या बहुत छोटे बच्चे या बहुत बूढ़े या जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो कमज़ोर है, उनको ये वाली वैक्सीन सूट नहीं करती, उनको नहीं लगाते हैं।
फिर उसके अलावा एक और मिथ भी है कि नेचुरल वेज़ भी हैं टू प्रिवेंट मीज़ल्स और इसलिए वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है, ये भी बिल्कुल फ़ॉल्स है। वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ, नेचुरल एज़ सच कोई मेथड्स नहीं है मीज़ल्स को प्रिवेंट करने के लिए। फिर अगेन एक कॉमन बात बनी हुई है कि मीज़ल्स की वैक्सीन जो है वो ऑटिज़्म करवाती है। अब इसके बारे में मैंने स्टडीज़ देखी थी, उसमें ये बेसिकली है कि ऑटिज़्म की जो बीमारी है वो अमूमन जिस एज में उसके क्लूज़ माँ-बाप को मिलते हैं ना, उसी एज के अराउंड मीज़ल्स वैक्सीन भी लगती है। तो ये सीमिंगली ऐसे है कि एक कोइंसिडेंस है, क्योंकि उस वक़्त वैक्सीन भी लगी होती है और ऑटिज़्म के पहले-पहले सिम्पटम्स भी उस एज में आ रहे होते हैं, तो ये एक गलत कंसेप्शन बनी हुई है कि मीज़ल्स वैक्सीन ऑटिज़्म करवाती है। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च दैट्स नॉट द केस। उसके अलावा ये कि एक और मिथ है कि बूस्टर शॉट की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको वैक्सीन लग गई है तो वो ही काफ़ी है। हाँ, कुछ हद तक काफ़ी है, लेकिन अगर आप बूस्टर लगा लें तो और भी बेहतर हो जाएगा आपकी जो इम्यूनिटी है। फिर ये कि कुछ लोग बिलीव करते हैं कि अगर उनको मीज़ल्स की वैक्सीन लगी हुई है, तो उनको कभी मीज़ल्स नहीं होंगे। अगेन नॉट ट्रू। हाँ, आपके चांसेस डिक्रीज़ होंगे, लेकिन आपको फिर भी मीज़ल्स हो सकते हैं। अब इस पे सवाल बनता है कि अगर फिर भी हो सकता है, तो फिर मैं वैक्सीन क्यों लगवाऊँ? उसका रीज़न ये है कि नंबर 1 ये है कि चांस काफ़ी कम है, और अगर आपको हो भी जाता है, तो वो बहुत सीवियर फॉर्म नहीं होती, उसकी माइल्ड फॉर्म होती है, तो इसको ज़रूर लगवाएँ। फिर ये कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग जो है वो मीज़ल्स को प्रिवेंट करती है। टू सम एक्सटेंट येस कि आप फैलाओ उसका एज़ सच उस तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि बेशक ये एयरबॉर्न है। ये भी हो सकता है कि आपने कोई कंटामिनेटेड सरफेस को हाथ लगाया और फिर आपने अपने माउथ को या नोज़ को टच किया है, तो इस तरह से भी हो सकता है, लेकिन एज़ सच हैंड वॉशिंग डायरेक्टली उसका लिंक नहीं है मीज़ल्स की प्रिवेंशन में। थोड़ा-सा मीज़ल्स की वैक्सीन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि इस वैक्सीन में बहुत लो डोज़ में लाइव वायरस मौजूद होता है। लेकिन वो इतनी मिकदार होती है कि वो आपको डिज़ीज़ नहीं कॉज़ कराती अगर आपकी इम्यूनिटी नॉर्मल है। लेकिन आपकी बॉडी को मौका देती है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने का, उसके खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़ियत डेवलप करने का। तो अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, तो देयर इज़ अ वेरी लो चांस कि आपको डिज़ीज़ ये कॉज़ भी करा सकती है। लेकिन जनरली जो सरकारी अस्पताल है यहाँ पे पाकिस्तान में वैक्सीन अच्छी होती है जो वहाँ पे मिलती है। ईपीआई शेड्यूल का भी ये पार्ट है, एमआर वैक्सीन की फॉर्म में लगती है। सॉरी, यहाँ पे एमएमआर लिखा हुआ है, वो पहले था। इस वक़्त करंटली एमएमआर की जगह एमआर वैक्सीन लगती है, व्हिच स्टैंड्स फॉर मीज़ल्स एंड रूबेला। रूबेला पे मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप वो भी देख सकते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के ईपीआई शेड्यूल में जो टाइम सेलेक्ट किया गया है मीज़ल्स वैक्सीन देने का, वो है 9 मंथ्स फर्स्ट डोज़ एंड 15 मंथ्स सेकंड डोज़। फिर एक चीज़ होती है पोस्ट एक्सपोज़र इम्यूनाइज़ेशन। ये तब होता है कि अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी हुई और आपका एक्सपोज़र हो गया, आपको पता है कि मैंने एक ऐसे बंदे के करीब मैं आ गया हूँ जिसको मीज़ल्स हुए हुए हैं, तो अब मैं क्या करूँ? तो 72 आवर्स के अंदर एक और उसकी वैक्सीनेशन होती है, वो आप करवा सकते हैं। फिर अगर आप इम्यून कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं, आपकी इम्यूनिटी लो है, आप किसी भी वजह से एलिजिबल नहीं है लाइव वैक्सीन के लिए, तो फिर आप रेडीमेड एंटीबॉडीज़ लगवा सकते हैं, ठीक है? तो इसका डाउनसाइड ये है कि ये टेम्परेरी प्रोटेक्शन होती है, लेकिन आप एक्सपोज़र के 6 डेज़ के अंदर-अंदर इसको लगवा लें तो बचत हो जाती है। फिर इसके अलावा ये कि जनरली माँओं को यही गाइड किया जाता है कि इस वैक्सीन को लगा के एक चांस होता है कि बच्चे को बुखार हो जाए, तो प्रोफिलैक्टिकली आप बच्चे को पहले से पैराडोल दे के वैक्सीन लगवाने जाएँ तो बुखार कम चढ़ता है या नहीं चढ़ता। तो आई एडवाइज़ कि आप उससे पहले कोई एंटीपायरेटिक ले लें। ये ईपीआई शेड्यूल की पिक्चर है जो अभी फ़िलहाल मुझे सबसे रीसेंट मिला था। ऑफ़ कोर्स ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो उस हिसाब से मेबी ईपीआई शेड्यूल में चेंजेज़ आ जाएँ, लेकिन फ़िलहाल जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ये शेड्यूल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो 5th और 6th विज़िट है इसमें एमआर-1 और एमआर-2 लिखा हुआ है। तो इधर ये मीज़ल्स की वैक्सीन लगती है 9 मंथ्स और 15 मंथ्स पे। ड्यूरेशन जैसे कि मैंने आपको कहा इंक्यूबेशन पीरियड 10 टू 14 डेज़ का होता है।
और ओवरऑल बीमारी जो है वो 1 टू 2 वीक्स लास्ट करती है। तो ये हमारा एक चार्ट है, अगर आप इसको देखें तो शुरू में इंक्यूबेशन पीरियड है, इसमें कोई सिम्पटम्स नहीं है लेकिन इन्फेक्शन हुई हुई है। और उसके बाद इन्फेक्शियस पीरियड है कि रैश आ गया है, तो रैश आने के तकरीबन 4 दिन तक आप हाईली इन्फेक्शियस हैं। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता फेड ऑफ हो जाता है। फिर आ जाते हैं, थोड़ा-सा डिस्कशन करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर। जनरली स्पीकिंग एज़ सच कॉम्प्लिकेशंस होती नहीं है, लेकिन उनको मेंशन करना भी ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोगों में होती भी हैं। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि कॉम्प्लिकेशंस जो कि मेल-नरिश्ड या अंडरवेट बच्चे होते हैं, या जो बूढ़े होते हैं, या जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, इनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो इनको अगर मीज़ल्स हो जाए तो इनमें कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं। कॉम्प्लिकेशंस कैन इंक्लूड आई इन्वॉल्वमेंट और एक्सट्रीम केसेस में ब्लाइंडनेस, एन्सेफेलाइटिस, ब्रेन की इन्फेक्शन होती है, सीजर्स, दौरे पड़ना, झटके लगना, उसके अलावा डेफनेस, बहरा हो जाना, फिर पुअर फीडिंग ड्यू टू ओरल इन्वॉल्वमेंट, समटाइम्स माउथ के अंदर भी इस तरह रैश हुआ होता है, सोजिश हुई होती है कि बच्चे का कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा होता। फिर उसके अलावा निमोनिया और डायरिया, ये भी देखा गया है इसके साथ। घर में इसका क्या इलाज करें? अगर आप एक टिपिकल पेशेंट हैं, आपको कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं, तो ऐसा कुछ करना नहीं होता, ये वायरल डिज़ीज़ है, इसने अपना टाइम पूरा करना है और इसका स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं प्रपोज़ किया जाता। एंटीबायोटिक्स का भी कोई रोल नहीं है क्योंकि ये एक वायरल डिज़ीज़ है। अगर आपको कोई सुपर एडेड इन्फेक्शन है और डॉक्टर सही समझता है तो वो आपको एंटीबायोटिक दे सकता है, लेकिन इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक नहीं है। इसमें सिर्फ सिम्पटम्स को ट्रीट किया जाता है। सिम्पटम्स क्या है? बुखार है, बुखार के लिए आप ब्रूफेन या पैरासिटामोल दे सकते हैं। फिर ये है कि रेस्ट करें, फ्लूइड्स लें, विटामिन सी लें, विटामिन ए ले सकते हैं। विटामिन ए के बारे में रिसर्च शो की हुई है कि सिम्पटम सिविरिटी को कम करता है और आई कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को रिड्यूस करता है। एंड ऑब्वियसली आप, अगर आपको मीज़ल्स हुए हुए हैं तो आपको पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करना चाहिए। आप अगर बच्चे हैं तो स्कूल ना जाएँ, बड़े हैं तो वर्क प्लेस पे मत जाएँ, ताकि आपको भी कुछ रेस्ट मिले और दूसरों को भी आपसे बीमारी ना मुंतकिल हो। देन व्हेन टू कंसल्ट द डॉक्टर। अगर तो मरीज़ ड्राउज़ी है और या उसको फिट्स पड़ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि वो नुदगी में जा रहा है और सही तरह से आपकी बात नहीं समझ रहा, उसका कॉन्शियस स्टेटस ड्रॉप कर रहा है, या उसको खाँसी डेवलप हो गई है, या खाना प्रॉपर नहीं ले रहे, या सुनने में मुश्किल आ रही है, या डायरिया हो गया है, या देखने में प्रॉब्लम हो रही है, या कोई भी आपके क्वेश्चन या कंसर्न्स हैं, तो ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर ऑब्वियसली एक टिपिकल केस में तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करेंगे, बुखार की दवाई देंगे। अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है इन केस ऑफ सम सुपर एडेड इन्फेक्शन, तो एंटीबायोटिक दे सकते हैं। विटामिन ए सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। जनरली इसके लिए कोई ख़ास लैब के टेस्ट नहीं होते, देख के ही पता लग जाता है कि मीज़ल्स हैं, तो ये एक स्पॉट डायग्नोसिस होता है। लेकिन अगर डॉक्टर क्लियर नहीं है और फॉर सम रीज़न उसको एग्ज़ैक्ट डायग्नोसिस चाहिए, तो वो एक यूरिन टेस्ट या ब्लड टेस्ट या स्वैब टेस्ट करवा सकता है टू कन्फर्म द डायग्नोसिस। फिर माँ-बाप अक्सर कन्फ्यूज़ होते हैं कि चिकन पॉक्स और मीज़ल्स में क्या फ़र्क है। ये एक बेसिक सा चार्ट मैंने ढूँढा था। तो हाँ, दोनों डिज़ीज़ेज़ में बुखार होता है और उसी तरह हल्का-फुल्का नज़ला, ज़ुकाम, गला ख़राब, खाँसी शुरू-शुरू में हो सकती है, नकाहत और भूख ना लगना। ये सब कुछ चीज़ें तो बुखार के साथ होती ही हैं और इन सब में रैश भी होता है। डिफ़रेंशिएटिंग जो फ़ीचर्स हैं ना, उसमें मेरे नज़दीक जो सबसे मेन डिफ़रेंशिएटिंग फैक्टर है, वो रैश की टाइप का है, ठीक है? इसमें अगर आप देखें इस तस्वीर को, तो दोनों रैशेज़ में बहुत फ़र्क है। जो पहली तस्वीर है, जिसमें बच्चे की बैक नज़र आ रही है, बड़ी तस्वीर है, इसमें ये चिकन पॉक्स का रैश है, ठीक है? इसमें बड़े नुमायाँ बड़े-बड़े दाने हैं और चिकन पॉक्स का रैश ये होता है कि दाना आता है, फिर वो उसमें पानी, जिस तरह बुलबुला सा होता है ना पानी का, वो उस तरह उसमें पानी पड़ता है, फिर वो फटता है, फिर वो उसके ऊपर एक क्रेपर सा जम जाता है, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता हील होता है। उसका एक एक पूरा एक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस है उस रैश का। लेकिन अगर आप ये सेकंड और थर्ड पिक्चर देखें टुवर्ड्स द अदर साइड, तो ये बैठा-बैठा सा पिंक-पिंक सा रैश है, जो कि काइंड ऑफ प्रेस हुआ हुआ है और ज़्यादा फैला हुआ है और पैचेज़ की एक शक्ल इख्तियार की हुई है। इसको कहते हैं मैक्युलोपैपुलर रैश। ये हल्का-हल्का उभरा होता है, हल्का-हल्का बैठा होता है और इसमें छाले और इस तरह की चीज़ नहीं बनती, ये रैश ही होता है इसी तरह का।
और ये इसी तरह पहले हल्का होता है, फिर तेज़ होता है, फिर हल्का होता है। तो अगर आप इस पिक्चर को ही एक गाइड के तौर पे ले लें तो यू कैन सी कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। प्लस चिकन पॉक्स का रैश बहुत ज़्यादा इची होता है और वो भी एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। मीज़ल्स की एज़ सच इची रैश तो नहीं है, चिकन पॉक्स का ज़्यादा होता है। फिर आ जाते हैं थोड़ा-सा प्रिवेंशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रिवेंट कैसे करें? वैक्सीन लगवाएँ, सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंशन तो यही है। फिर उसके अलावा अगर आपको पता है कि किसी घर में आप जा रहे हैं, उनके घर में किसी को मीज़ल्स हैं या स्कूल में किसी को मीज़ल्स हैं, तो कॉन्टैक्ट अवॉइड करें। हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग भी प्रैक्टिस करें। आउटकम ये है कि अगर किसी को एक दफ़ा मीज़ल्स हो गए हैं, तो वेरी अनलाइकली कि उनको दोबारा हो, अनलेस उनकी इम्यूनिटी सिवियरली कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुई हो तो हो सकता है शायद, लेकिन एक नॉर्मल जनरल पर्सन के लिए एक दफ़ा मीज़ल्स हो जाए तो दोबारा नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कुछ लोग मीज़ल्स को रूबेला को भी बड़ा कन्फ्यूज़ करते हैं। कन्फ्यूजन बनती भी है क्योंकि रैश ही होते हैं, बुखार ही होते हैं, एक जैसा रैश ही होता है उनका भी। लेकिन जो रूबेला होता है ना, उसके बारे में मशहूर है कि इसको कहते हैं 3 दिन का मीज़ल, ठीक है? उस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको चेकआउट करें। तो देखने में ना वो रैश एक दफ़ा लग रहा होता है, एक लेमैन है जिसको नहीं पता कि ये रूबेला है कि मीज़ल है, खसरा ही कहते हैं कि जी फलाने को खसरा 2 दफ़ा हुआ था। वो एक्चुअली अक्सर यही क्या हुआ होता है कि एक दफ़ा मीज़ल हुए होते हैं, एक दफ़ा जर्मन मीज़ल हुए होते हैं जिसको रूबेला कहते हैं। तो वो अलग-अलग बीमारियाँ हैं, अलग-अलग वायरसेस की वजह से हैं, लेकिन मीज़ल्स बाय मीज़ल्स वायरस का दोबारा होना अनलाइकली है, ठीक है? उसके अलावा ये कि इन अ नॉर्मल केस अगर आपको एक दफ़ा मीज़ल्स हो जाए तो आपको इम्यूनिटी गेन होती है, उसके बाद यू आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मीज़ल्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, कमेंट करें, कोई क्वेश्चन है तो और शेयर करें अगर आपको लगता है कि कोई इस वीडियो में इंटरेस्टेड होगा, किसी को ज़रूरत है इसको वॉच करने की। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें, मैं उस पे मेडिकल पोस्ट्स अक्सर अपलोड करती हूँ। अगर आप इस तरह का कंटेंट पसंद करते हैं, तो पेजेस को फॉलो करिए। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।